हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 बिलियन चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हेनरी का नियम। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जानते हैं कौन सी? विलेयता। विलेयता में आप लोग पढ़ोगे कि द्रव में किस तरीके से ठोस विलेय हो सकता है या किस तरीके से आपका गैस विलेय हो सकता है। अब इसी गैस का किसी द्रव में विलेयता को समझाते हुए हेनरी साहब ने एक नियम दे दिया। हेनरी ने एक नियम दिया बच्चों, हेनरी ने एक नियम दिया। किससे संबंधित नियम दिया? किसी गैस का द्रव में किस तरीके से विलेयता होती है, यानी कोई गैस जो है किसी द्रव में कितने अच्छे तरीके से मिल जाता है, इस चीज को समझाने के लिए सर्वप्रथम एक नियम दिया गया हेनरी द्वारा। इसलिए फिर बच्चों उस नियम को हम हेनरी का नियम कहते हैं। फिर से समझना ये विलेयता है क्या। मैंने कहा मैंने एक गिलास पानी ले लिया, उसमें शक्कर मिलाया, तो शक्कर कितनी आसानी से मिला, किन किन चीजों पर निर्भर करता है, इसका अध्ययन हम करते हैं, वो विलेयता कहलाती है। जैसे मान लो आप पानी में शक्कर मिला दो और उसको गर्म कर दो तो शक्कर आसानी से घुल जाता है, यानी ताप बढ़ाने से वो आसानी से मिल जाता है। नमक डाल दो और गर्म कर दो, यानी ताप बढ़ाए तो आसानी से विलेयता बढ़ जाती है, यानी वो आसानी से घुल जाता है। तो कहने का तात्पर्य विलेयता है क्या? किसी विलेय पदार्थ का विलायक के साथ मिलने की क्रिया, वो विलेयता कहलाती है। कुछ समझ में आया? किसी विलेय पदार्थ को मैंने नमक लिया, पानी में मिलाया, वो कितनी आसानी से उसमें घुल जा रहा है, वो उसकी क्षमता विलायकन क्षमता कहलाती है, प्रक्रिया विलेयता कहलाती है। प्यारे बच्चों, मैंने शक्कर लिया, दूध लिया, वो कितनी अच्छे तरीके से उसमें मिल रहा है, वो उसकी विलेयता कहलाती है। ऐसे ही किसी द्रव में किसी गैस का विलेयता कितना है, कोई गैस कितना आसानी से उसमें घुल जा रहा है, इस नियम को दर्शाने के लिए हेनरी द्वारा जो एक कथन दिया गया, उसी कथन को हम हेनरी का नियम कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों इस चित्र में आप लोग देखोगे कि ये नीचे द्रव भरा हुआ है। क्या भरा है बच्चों? यहां पे देखो द्रव, और इस द्रव में गैस के छोटे छोटे अणु हैं और यहां भी गैस के छोटे छोटे अणु हैं। लेकिन अभी प्यारे बच्चों ये कम विलेय है, मतलब गैस के छोटे छोटे जो अणु हैं वो अलग हैं, कुछ मात्रा में जल में मिले हुए हैं। लेकिन जैसे इस पिस्टन में दाब लगाया गया, क्या लगाया गया बच्चों? दाब लगाया गया। क्या लगाया गया? दाब। यानी इस द्रव के सतह पर दाब आरोपित हुआ, तो ये जो गैस के अणु है वो ज्यादा मात्रा में कहां चले गए बच्चों? ज्यादा मात्रा में कहां चले गए? आपके द्रव में। और यदि दाब बढ़ाओगे तो वो और ज्यादा मात्रा में द्रव में चले जाएंगे। यानी उन्होंने कई प्रयोगों के आधार पर समझाया कि यदि किसी द्रव में हम किसी गैस को मिलाना चाहते हैं, उसको विलेय करना चाहते हैं, तो वो किस पर निर्भर करेगा? उस पर लगाए गए दाब पर निर्भर करेगा। जितना तेजी से जितना दाब लगाकर, भाई दाब है क्या? एक निश्चित एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, वही तो दाब है। तो फोर्स लगा करके उसमें जितनी ज्यादा दाब लगा करके हम किसी गैस को किसी द्रव में मिलाएंगे, उतनी ही मात्रा उसमें अधिक विलेय होगा। कहने का तात्पर्य हम जिसको जितना मारेंगे वो उतना ही रोएगा, हम जिसको जितना खाना देंगे उसका उतना ही ज्यादा पेट भरेगा, हम जिसको जितनी एनर्जी फुल जो अपना एक प्रकार से कुछ भी है आपको भोजन दिया जाए, उतना ही ताकतवर होगा। यही चीज बोला गया कि किसी द्रव में जितनी दाब के साथ हम गैस को मिला दें तो गैस की मात्रा उसमें उतनी ही अधिक होगी। यानी गैस की जो मात्रा है किसी द्रव में विलेयता की जो मात्रा है, कितनी मात्रा में गैस उसमें घुल सकता है, उसकी जो मात्रा है वो लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। यही हेनरी ने बताया था। समझ में आया बाबू? क्लियर? ठीक है। या ऐसा भी आप कह सकते हो कि किसी भी गैस का जो विलेयता है नहीं, वो किस पर डिपेंड करता है? उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, दाब पर निर्भर करता है। यानी गैस की जो मात्रा है, गैस के मोल की संख्या है, गैस का जो मोल प्रभाज है, ये सब कुछ कह सकते हो आप लोग, वो लगाए गए दाब के समानुपाती कहलाएगा। यही हेनरी का नियम है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, जो आपका गैस का बच्चों अणु है उस द्रव में, यानी गैस के मोलों की संख्या, या आप कह सकते हो गैस का मोल प्रभाज,
सीधा सीधा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। ओके बच्चों, तो इसको किसने दिया? हेनरी ने दिया। सर इसका कोई दैनिक जीवन में उपयोग है? बिल्कुल हाँ। गर्मी के दिनों में आप शीतल पेय पदार्थ का सेवन करते हैं, यानी पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं। जब आप लोग बच्चों मार्केट से क्या करो, एक स्प्राइट लाओ, स्प्राइट को आप खोलो, थोड़ा हिला दो, देखोगे तो झाग उत्पन्न हो जाता है, और उसका कवर खोलोगे ना तो तेजी के साथ बाहर आता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो गैस भरी थी अत्यधिक दाब के साथ मिली हुई थी, उस दाब के कारण जब बच्चों उसको हमने खोला तो बाहर का दाब कम है और अंदर का दाब ज्यादा था, तो वो दाब के कारण बाहर आने की कोशिश किया, इसलिए तेजी से पूरा शीतल पेय पदार्थ बाहर आ जाता है यदि हिला करके यदि आप खोलोगे तो। ऐसे जितने भी शीतल पेय पदार्थ हैं बच्चों, उन सभी शीतल पेय पदार्थों में यही प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो जितने भी शीतल पेय पदार्थ बच्चों, आप लोग कोका कोला, स्प्राइट है ना, माजा वगैरह, सब में गैस भरा जाता है। गैस क्यों भरा जाता है? गैस इसलिए भरा जाता है ताकि वो खराब ना हो। आगे आप पढ़ोगे इसको। तो सबसे पहले हेनरी का नियम जो हमने कथन समझाया है आपको, वो चीज आप देखो बच्चों। सर्वप्रथम गैस की विलेयता में विलेयता तथा दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध दर्शाने के लिए हेनरी साहब ने नियम दिया, इसलिए बच्चों उस नियम को हम हेनरी का ही नियम कहते हैं। उनके नाम के आधार पर ही है ना उस नियम का भी नाम रखा गया। क्या बोला गया? गैस की जो गैस है किसी विलायक में यानी किसी द्रव में कितनी ज्यादा विलेयता है, कितनी ज्यादा पावर क्षमता है, इसका संबंध दर्शाने के लिए हेनरी द्वारा नियम दिया गया। सर्वप्रथम उन्होंने क्या कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, जो मैंने आपको समझाया वही चीज बच्चों, किसी गैस की द्रव में विलेयता यानी कितनी मात्रा में वो उसमें विलय हो पा रहा है, उसकी जो क्षमता है ना, जो गैस है द्रव में विलेयता अथवा विलयन की सतह पर, क्या बोला भैया? द्रव अथवा विलयन, वही है कि सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। फिर से समझना बच्चों, क्या बोला गया? स्थिर ताप पर, तापमान स्थिर रहे तो किसी गैस की द्रव में अथवा विलयन में जो विलेयता है वो किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? विलयन की सतह पर जो गैस है उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगा। जितना दाब लगाएंगे, जो विलेयता है वो द्रव में कितना दाब हमने लगाया, विलयन में हमने कितना दाब लगाया, उसके समानुपाती हुआ। ठीक है, यानी जितनी विलेयता होगी, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जो किसी गैस का वाष्प आंशिक वाष्प दाब उस विलयन के गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश मतलब मोल प्रभाज। सर मोल प्रभाज है क्या? विलयन के किसी एक घटक के मोल की संख्या और विलयन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। इसलिए तो मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्रम से क्लास देखना चाहिए। यदि जो बच्चा क्रम से क्लास नहीं देख रहा उसको समझ में नहीं आएगा, उसको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, यहां पे यदि मैं कह दूं कि माना आंशिक दाब कितना P है और मोल अंश कितना है X है, तो हेनरी के नियमानुसार देखो बच्चों, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग नोट्स बनाते चले, जो मैं लिखा रहा हूं उसे आप लिख लिया करो, क्योंकि सारे बच्चे नोट्स तो खरीद नहीं पा रहे हैं। जो बच्चे नहीं खरीद पा रहे हैं वो जरूर नोट्स बनाते चलें। ठीक है, और जिनको अभी भी नोट्स लेना है कि सर हमें नोट्स लेना है आपका, वो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685299149 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है प्यारे बच्चों, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। और एक छोटा सा अमाउंट लगता है यार, मात्र 100 रुपए, बढ़िया प्रॉपर ऑल चैप्टर विथ ऑब्जेक्टिव। तो हेनरी ने क्या बताया बच्चों कि जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतनी ही मात्रा जो है ये मोल अंश बच्चों, उतनी ही मात्रा उसमें विलय होगा। जब इसको दाब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है जिसे हम हेनरी नियतांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, जहां के एच क्या है, एक हेनरी नियतांक है। क्या है? हेनरी नियतांक है। ठीक, ध्यान रखें बच्चों, ये जो आपका हेनरी का नियम होता है तनु विलयन के लिए होता है।
ये तनु विलयन कहां से आ गया सर? मैंने आपको समझाया था पहले ही लेक्चर में कि भाई विलयन को हम सांद्रता के आधार पर यदि बांटें तो जिसमें विलय की मात्रा बहुत अल्प हो, जैसे मैंने कहा 1 गिलास पानी में 5 ग्राम शक्कर डाल दो, बहुत कम मात्रा में 2 ग्राम 1 ग्राम शक्कर डाल दो, तो जब विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, अत्यंत अल्प होती है प्यारे बच्चों, जब विलय पदार्थ की मात्रा अत्यंत अल्प होती है, तो जब विलय पदार्थ की मात्रा अत्यंत अल्प होती है तो वो विलयन क्या कहलाती है? तनु विलयन कहलाती है। समझ में आया? सांद्र विलयन क्या है? जब विलय की मात्रा ज्यादा होती है वो सांद्र विलयन है। जैसे मैंने कहा कि 1 गिलास पानी में आप 5 चम्मच शक्कर डाल दो, कहां वो 5 ग्राम डाला, अब यहां पे 5 चम्मच डाल दिया, वो सांद्र हो गया। ठीक है, तो ये हेनरी का नियम स्क्रीनशॉट ले लो, 2 नंबर में आपको लिखना है। सीमाएं आएगा बच्चों तो तनु विलयन के लिए लागू होता है। और अभी आपको बताया कि तापमान स्थिर रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, लेकिन उस पर दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए, अर्थात गैस को आदर्श गैस के समान व्यवहार दर्शाना चाहिए, तभी वो अत्यधिक मात्रा में विलय होगा। गैस को विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई एक शीतल पेय पदार्थ है बच्चों, उस शीतल पेय पदार्थ में द्रव भरा हुआ है, ठीक है, और उस द्रव में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भर दी। क्या भर दी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा ना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ क्रिया करके कोई अन्य पदार्थ बना ले, तो ऐसे गैस का हमें प्रयोग करना है जो कि क्रिया करके कोई अन्य पदार्थ का निर्माण ना कर ले। ठीक है, तो हेनरी के नियम की सीमाएं भी आपको याद रखना होगा कि केवल तनु विलयनों के लिए लागू होता है। ठीक है बच्चों, है ना। दूसरा चीज, दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए, उतना भी उच्च ना हो कि उबलने लग जाए। तीसरा चीज, ऐसे गैस का प्रयोग करना चाहिए या विलायक में जो विलय गैस ले रहे हैं वो ऐसा गैस होना चाहिए ताकि वो विलायक से क्रिया करके कोई अन्य पदार्थ ना बना ले। इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोडा जल शीतल पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए अत्यधिक दाब पर उसे बंद किया जाता है। आप लोग देखना, गर्मी का सीजन चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं गर्मी का सीजन चल रहा है, शीतल पेय पदार्थ लो, उसके ठंडे जगह पे रखा जाता है, ठंडे जगह से निकालोगे और उसको हिलाकर उसका ऊपर का कवर खोल देना। हम दो देसी भाषा में ढक्कन बोलते हैं, ढक्कन खोल देना बाबू। उसकी ढक्कन खोलोगे ना, तेजी के साथ उबाल के साथ बात, जानते हो क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो दाब है वो अत्यधिक दाब करके भरा जाता। भाई मैंने कहा एक आपके पास क्या है बच्चों, एक आपके पास शीतल पेय पदार्थ का बॉटल है, ठीक, और इसमें शीतल पेय पदार्थ भरा हुआ है। स्प्राइट सबसे अच्छा उदाहरण, 40-50 रुपए का स्प्राइट आता है ना, मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मत पीना आप लोग, मुझे कहना नहीं भाई, है ना। उसमें मैंने भर दी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका दाब बच्चों अत्यधिक होता है हेनरी के नियम के आधार पर ही। अच्छा, ये इसको भरा क्यों जाता है यार? ताकि ये जो शीतल पेय पदार्थ खराब ना हो, इसके सुरक्षा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है ताकि ये खराब ना हो बाबू। और यदि खराब हो जाएगा तो इसको कौन पिएगा यार? आप लोग देखो ना, जो चिप्स होता है, कुरकुरा होता है, दुनिया भर की तमाम चीजें होती है पैकेट्स वाले 5-5 वाले, वो फूला हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो भाई उसके अंदर अन्य प्रकार के कोई सूक्ष्म जीव पैदा ना होने पाए और वो खराब होने से बचा रहे। यदि गैस निकल गया इसका मतलब 1-2 दिन में वो जो आपका पैकेट का सामान है खराब हो गया। इसलिए कभी भी पैकेट का सामान लो तो आप लोग देखो कि उसके अंदर गैस है कि नहीं। यदि गैस नहीं है इसका मतलब वो एक्सपायर हो चुका है, भले उसमें डेट कुछ भी डली हो, तो ध्यान रखना आप लोग। ऐसे ही शीतल पेय पदार्थ जब आप लो तो देखो भैया इसका जो कवर है वो ऐसा तो नहीं है कि खुला हुआ है, सील है कि नहीं, है ना, सील लगा रहना चाहिए। पता चला उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकल वो अपना खराब हो चुका होता है, क्योंकि केमिकल का प्रयोग होता है इसमें। तो भाई इसमें अत्यधिक दाब के साथ भरा जाता है, वो हेनरी के नियम के ही आधार पर होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो आता है बच्चों, गोताखोर जो होते हैं समुद्र के गहराई पे जाते हैं। जब समुद्र के गहराई पे जाते हैं प्यारे बच्चों तो
समुद्र की जितनी गहराई पर जाओगे तो दाब बढ़ता जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा जल रहता है, जल का भी दबाव लगता है। उस दबाव के साथ जब हम किसी गैस का हम सेवन करते हैं तो वो गैस, भाई देखो सिलेंडर ले जाते हैं, ये तो सबको पता है कि गोताखोर नीचे जाएगा तो नाक से श्वसन ऐसे ही खुले जैसे अभी हम ले रहे हैं, श्वसन की क्रिया हो नहीं सकती, उसके लिए गोताखोर को सिलेंडर ले जाना पड़ता है। और सिलेंडर ऐसा ले जाना पड़ेगा कि जो हल्का रहे, तो प्योर पूरा ऑक्सीजन तो ले नहीं जा सकता, तो ऑक्सीजन के साथ हल्के गैस का भी प्रयोग करते हैं ताकि हल्का रहे, नीचे जा सके। जब उसको लेके जाता है तो जो भी गैस वो लेता है तो अत्यधिक दाब के साथ जो भी गैस ऑक्सीजन के साथ वो भी रक्त में घुल जाता है। फिर समझना, जब हमने भाई सतह में भाई खूब समुद्र में ही कोई व्यक्ति नीचे की ओर जाएगा तो ऊपर पानी रहेगा कि नहीं रहेगा, जब पानी रहेगा तो उसका दबाव सर पे पड़ेगा कि नहीं, तो पूरे शरीर में दबाव पड़ेगा। सिलेंडर में भरी है गैस, उसको नाक से अंदर ले लिए, उस दबाव के साथ, उस दबाव के कारण बच्चों वो जो गैस होती है हमारे द्रव में हर जगह विलय हो जाती है। विलय हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि दाब ज्यादा है। और हेनरी ने बताया था जितनी ज्यादा द्रव पे दाब लगेगा, यानी रक्त में जितना ज्यादा दबाव बना है उतनी ही ज्यादा मात्रा में गैस विलय होगा। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सारा चीज क्या है हमारे अंदर जाकर के विलय हो गया। अब भाई समुद्र के अंदर है तब तक तो ठीक है, गोताखोर ऑल टाइम तो रहते नहीं, जिस चीज के लिए खोज करने, मतलब खोज नहीं, किस चीज को ढूंढने जाते हैं उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलती है, 10 मिनट 5 मिनट बाद बाहर आ जाते हैं। अब जब बाहर आ जाते हैं तो वो रक्त में जो मिला था, जो गैस मिला था, अब वो बुलबुले के रूप में मतलब अविलय हो जाता है, क्योंकि दाब कम होता है। अंदर दाब ज्यादा था तो गैस अच्छे तरीके से मिला था, लेकिन जैसे ही बाहर आया तो दाब कम हुआ, तो वो छोटे छोटे बुलबुले के रूप में, है ना, इसी बीमारी को बच्चों बेंडस की बीमारी कहते हैं। जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, अत्यधिक पीड़ा, कभी कभी तो मृत्यु भी हो सकती है, इतना खतरनाक दर्द होता है। इसी चीज को बचाने के लिए अब जो वायु ली जाती है उसमें हीलियम गैस, इतना % नाइट्रोजन और 32% आपका ऑक्सीजन, इस तरीके से मिश्रण रहता है बच्चों। केवल कोई सोचता होगा सिलेंडर में प्योर ऑक्सीजन, तो ऐसा नहीं रहता, वो मिश्रण रहता है। देखो जरा, गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोर को अधिक दाब और गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। मतलब जब हम समुद्र की गहराई पे जाते हैं तो समुद्र के नीचे, यदि पृथ्वी के भी नीचे जाओगे बच्चों, दाब बढ़ेगा। तो उस दाब के बढ़ने के कारण, क्योंकि भाई ऊपर जल भरा हुआ है, उसका दबाव शरीर पे लग रहा है, तो उस दबाव के कारण बच्चों जो रक्त है उसमें गैस अत्यधिक मात्रा में मिल जाती है। अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई जो वायुमंडलीय गैस है वो विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। रुधिर मतलब रक्त में अत्यधिक मात्रा में विलय हो जाती है। जब गोताखोर सतह से बाहर आता है तो धीरे धीरे दाब कम होने लगता है, ऊपर आएगा तो दाब कम होगा, ये सबको पता है। इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती है, जिससे रक्त में बच्चे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, छोटे छोटे बुलबुले। ब्लड में क्या बुलबुले बन जाते हैं, है ना। यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है, यानी रुकावट उत्पन्न करता है, और इस चिकित्सीय अवस्था को उत्पन्न कर देता है। मतलब भाई दवा लेना पड़ जाएगा, पीड़ा, दर्द, ये सब कुछ उत्पन्न होता है। इस बीमारी को बेंडस नाम की बीमारी कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक होता है, जानलेवा होता है। बेंडस के साथ नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा में जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। हीलियम आपका 11.7% है ना, 56.2% नाइट्रोजन तथा 32.1% ऑक्सीजन होता है। कुल मिलाकर के बच्चों ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि हेनरी का नियम का अनुप्रयोग क्या है, कि जितना ज्यादा मात्रा में दाब लगेगा उसकी विलेयता उतना अधिक होगी। ये आपके गोताखोरों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गोताखोर अंदर जाते हैं, दाब अत्यधिक होता है, दाब अत्यधिक होने के कारण जो गैस लेते हैं वो रुधिर में मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ऊपर आते हैं तो रुधिर से वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि दाब कम हो जाता है, तो छोटे छोटे बुलबुले के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। बेंडस नाम की बीमारी उत्पन्न करते थे, जो कि वह काफी पीड़ादायक या घातक होता है बच्चों। अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। जैसे जैसे सतह में ऊपर, देखो भाई गहराई पर जाओगे तो दाब बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो दाब कम होते जाता बच्चों, ठीक है। जो आरोहक होते हैं, जो पर्वत में चढ़ते हैं, उन्हें आरोहक बोलते हैं। इनकी रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है, इस कारण से आरोहक कमजोर हो जाते हैं, स्पष्टता सोच नहीं पाते। इस लक्षणों को हम एनाक्सिया कहते हैं। एनाक्सिया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। एनाक्सिया है क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समुद्र की गहराई पर गया तो दाब बढ़ा, लेकिन जब समुद्र से ऊंचाई पर जाते हैं, यानी किसी पर्वत पर पर्वतारोही चढ़ रहा होता है, आरोहक उसी को बोला जाता है, तो जब ऊपर की ओर जाता है तो दाब कम होता है। प्यारे बच्चों, जब दाब कम हो जाएगा, आप ही बताओ, जब दाब कम हो जाएगा तो क्या हाल होगी? जब दाब कम हो जाएगा तो जो हमने ऑक्सीजन ले रखी है ना, जो हमने ऑक्सीजन ले रखी है उसकी विलेयता कम हो जाएगी। फिर से समझो, जो हमने ऑक्सीजन ले रखी है वो विलेयता कम हो जाएगी। जब रक्त में जितना हमें चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हमारा शरीर काम करेगा?
हमारा शरीर काम नहीं करता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है। यही लक्षण एनाक्सिया नाम का रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य हुआ कि जब व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है, पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता बच्चों, जब ऊपर की ओर चढ़ेगा तो दाब कम होगी। दाब कम होने के कारण है ना, रक्त में जो ऑक्सीजन की विलेयता कम होगी, जिससे व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाता जितना चाहिए। इस कारण से वो कमजोर हो जाता है ना, शारीरिक जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है ना, सोचने की क्षमता वो कमजोर हो जाती है। ये जो बीमारी बच्चों एनाक्सिया कहलाता है। ये आपके काम का चीज भाई, अनुप्रयोग इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि काम का जो एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है। 2 अनुप्रयोग लिखिए, हेनरी के नियम को समझाइए तथा 2 अनुप्रयोग, हेनरी के नियम लिखिए तथा 2 सीमाएं, तो फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे। अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। अब देखो बाबू, इसमें शायद आंकिक क्वेश्चन ऐड नहीं है, कोई बात नहीं है। एक आंकिक क्वेश्चन था बच्चों, उसको अपन उसमें ऐड कर देंगे आगे चलकर। बाकी ये चीजें आपको क्लियर हो गया, हेनरी का नियम तो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो बच्चे नोट्स नहीं लिए, एक इसका आंकिक एनसीईआरटी में एक आंकिक क्वेश्चन है, जो बच्चा पूरा वीडियो देख रहा है उस आंकिक क्वेश्चन को कर लेगा, उसको मैं आगे लेक्चर में करा दूंगा। जब आंकिक क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा ना, चैप्टर के बाद ही आंकिक क्वेश्चन करा दूंगा, बाद में भटकना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग आंकिक क्वेश्चन जरूर करिएगा। बाकी नोट्स अपडेटेड मिलेंगे आपको, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9685 29 91 49 पर मैसेज करना है। ठीक है, 9685 29 91 49 9685299149। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर कर दो, है ना। और बच्चों, आप लोगों का एक थोड़ा सा अटेंडेंस लगाने की जरूरत रहती है कि जो बच्चे पसंद करते हैं क्लास को तो प्लीज थम्स अप कर दें, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है यार। प्यार भरा कमेंट देखते हैं तो हमें भी लगता है नहीं, बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए, हमें और ज्यादा मात्रा में कंटेंट देना चाहिए। ठीक है, तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों जितना हम कंटेंट देंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप लोगों को मैं साल भर ऐसे ही हर एक टॉपिक का हर एक लेक्चर लाऊंगा, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। प्यार भरा नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।